स्पेशल बच्चों के और हमारे बीच उस समय जब जनरल जैसे वीआई बच्चे के साथ समान दृष्टिवान व्यक्ति जुड़ता है, जो अभी तक मैं समझता हूँ 20 वर्ष पहले ऐसी परंपरा नहीं रही। 20 वर्ष पहले भी हम पीछे हट के देखें तो जो स्पेशल स्कूल हुआ करते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए, वहाँ जो अधिकतर टीचर हुआ करते थे या प्रिंसिपल, वो सब खुद दृष्टिबाधित जनों में से ही हुआ करते थे। तो मुझे लगता है कि वो स्थिति विपरीत हुई और पिछले 20 वर्षों में जो स्थिति चेंज हुई है, अब दृष्टिवान लोगों का वो बढ़ा है और समन्वय की स्थिति जो पैदा हुई है वो दूसरी तरह की पैदा हुई है। तो यदि हम पीछे से हट के ले चलें आपको, तो मैं ले चलना चाहता हूँ आपको सबसे पहले जब हम आप पढ़ा करते थे। जब हम आप पढ़ते थे तो 10 से 3:30 4 बजे तक अपने विद्यालय में रहते थे। उसके बाद घर आ जाते थे। बहुत कम विद्यालय हुआ करते थे जो आवासीय हुआ करते थे, या जैसे जुबली कॉलेज वगैरह में हमारे जो राजकीय विद्यालय थे वहाँ आवासीय व्यवस्था थी, तो विद्यालय से छात्रावास दूर हुआ करता था, विद्यालय कैंपस में नहीं हुआ करता था, दूर छात्रावास हुआ करता था। या फिर 90% स्कूल 99% स्कूल ऐसे हुआ करते थे जो डे हुआ करते थे, जहाँ हम बच्चा अपने माता पिता के पास वापस आ जाता था, बच्चा विद्यालय में नहीं रहता था। और सुबह ग्रीष्मकालीन के दिनों में सुबह 7:30 से 12:30 ही मौका मिलता था विद्यालय में रहने का। लेकिन फिर भी यदि हम आप अपने में झांक कर देखें, कभी आपको मौका मिला होगा जब आप अपने में झांक के देखे होंगे, तो हम अपने में एक अध्यापक देखे होंगे, यानी जो हमारे गुरुजन रहे होंगे, जिन्होंने हमें पढ़ाया होगा कभी छोटी क्लासों में, डिग्री में, तो देखे होंगे कि जब हम पढ़ाते हैं, जब हम आप क्लास में खड़े होते हैं पढ़ाने के लिए, तो निश्चित रूप से अपने अध्यापक को कॉपी करते हैं। ये स्वाभाविक गुण हम भी करते हैं, आप भी करते होंगे। या जो अपने अंदर झांक के देखेंगे तो आप किसी न किसी ऐसे अध्यापक, टीचर जो आपके संपर्क में रहे होंगे, जो आपको पढ़ाए होंगे, उनकी एक पढ़ाने की शैली, स्टाइल हुआ करती थी जो आपने कॉपी किया, हमने भी कॉपी किया और कोशिश किया कि बहुत अच्छा पढ़ाते थे और हम उस स्टाइल में पढ़ाएं। तो ये नॉर्मल सी बात है। यहीं से सोच शुरू होनी चाहिए हमारी आपकी कि जब हम आप कॉपी करते हैं तो निश्चित रूप से स्पेशल बच्चा कॉपी करता है हमको, आपको। और स्पेशल बच्चे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ टीचर्स का रोल या प्रिंसिपल का रोल, जो आज आप नागेश जी ने टॉपिक रखा है, वो बदल जाता है। और अगर हम आप उस सोच से हट के नहीं सोचेंगे तो वो जो समस्या 20 साल पहले क्या कहते हैं विजुअल इंपेयरमेंट के साथ थी, वो आज भी रहेगी। जैसे वहां बच्चा केवल हमारे साथ, हम आप टीचरों के साथ थोड़े समय रहते थे, 2 4 6 घंटा रहते थे, बाकी समय अपने माता पिता के साथ रहते थे। यहाँ क्या फिर भी यदि हम आप देखें उतने कम समय में जब हम अध्यापक के साथ रहते थे, तो जो हमारे अध्यापक की सोच थी, मैं 100% तो नहीं कहूंगा क्योंकि 100% से आप सहमत नहीं होंगे और 100% है भी नहीं, लेकिन ज्यादातर जो अच्छे टीचर्स थे, जो अच्छे अध्यापक हमारे थे, उनको जब आप देखेंगे, सुने होंगे, तो उनमें एक सोच हुआ करती थी, क्लासरूम में या विद्यालय में आके आके पान नहीं खाना, विद्यालय में आके सिगरेट नहीं पीना, या सिगरेट पीना तो बहुत चुपके से पीना। उनका मानना था कि बच्चे में कॉपी करता है, बच्चा ट्रांसफर होता है हमारा वो व्यवहार। तो जब हम स्पेशल एजुकेशन की बात करते हैं तो मैं कहता हूं ये यहाँ इसकी संभावना और प्रबल हो जाती है। क्यों? क्योंकि बच्चा हमारे साथ लंबे समय तक रहता है, वो रात में रहता है, रात में यहाँ के जो स्टाफ है उनसे जुड़कर रहता है, दिन में रहता है। जब हमारी क्लासेस खत्म हो जाती है तो बच्चा हमको देखता है, हम कुछ बोलते हैं, कुछ डिस्कस करते हैं अपने टीचर्स के साथ या स्टाफ के साथ, तो बच्चा हमको सुनता बोलता है। हम टेलीफोन पर बाहर जाके बात करते हैं, बच्चा हमको सुनता है और वही बच्चा हमको आपको कॉपी करता है। इसलिए ये वहां की तुलना में यहाँ हमारा आपका रोल और अधिक बढ़ जाता है। बच्चा मानसिक रूप से, नैतिक रूप से, शारीरिक रूप से, जिस रूप में भी कहिए, तो हमको आपको कॉपी करता है। हमारी आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करता है, हमारी आपकी भाषा कॉपी करता है, हमारा आपका चरित्र कॉपी करता है, बहुत सारी चीजें बच्चा हमारे आपकी कॉपी करता है। और जैसा हम बनाना चाहते हैं, जैसा हम समाज के साथ या जैसा हम अपना व्यवहार रखते हैं बच्चे के बीच में, निश्चित रूप से बच्चा वैसे ही व्यवहार निकल के आता है। जैसे आप एक घर में बच्चे को देखिए, तो बच्चे में जो हमारे आपके बेटे बेटियां हैं, उनमें हमारी आपकी छवि दिखती है, हमारे आपके बोलने की स्टाइल। जैसे आप टेलीफोन पर बतियाते हैं, आपका बेटा बतियाता है तो ऐसे ही बतियाएगा। किसी थर्ड आदमी से पूछिए तो कह देगा कि आप टेलीफोन करते हैं, बेटा उठाता पता ही नहीं चलता, या आप बोल रहे हैं कि बेटा बोला, जब बेटा बड़ा हो गया तो। क्यों? क्योंकि वो आपके बोलने की स्टाइल की कॉपी करता है। बच्चा भी यहाँ स्पेशल स्कूल की जब हम बात करते हैं, जब हम स्पेशल स्कूल में आते हैं, तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि आप प्रिंसिपल बाद में है, अभिभावक पहले हैं। और अगर इस सोच के साथ आप नहीं आते हैं, तो जो मैं 20 साल की पहले अभी आपको मैं समस्या गिनाया था,
कि 20 साल के पहले की ये समस्या डेवलप होती है, वो डेवलप हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में ये सोच रहे सदैव कि हम प्रिंसिपल बाद में, अभिभावक पहले हैं, कोई समस्या नहीं आएगी आप और बच्चे के बीच में। क्योंकि जैसे आपके अभिभावक की सोच आएगी, तैसे आप ये समस्या देख लेंगे कि हम जाके पंखे में सोए तो मेरा बच्चा रात में कैसे सोएगा। अगर उसका पंखा खराब हो गया तो आप पंखा उसका ठीक कराकर ही सोने जाएंगे। अगर आप अपने के सामने सोचते हैं कि हम सिगरेट न पिए, अपने बच्चे के सामने ऐसी कोई न्यूज स्टार्ट न करें, तो निश्चित रूप से आप बच्चे के सामने भी नहीं करेंगे, अपने छात्र के सामने भी नहीं करेंगे। इसलिए जैसा जो आपने रखा, जो पहला टॉपिक है कि क्या कहते हैं प्रिंसिपल की भूमिका, तो प्रिंसिपल को मैं पहले, स्पेशल स्कूल में प्रिंसिपल को पहले रोल में मैं कहूंगा कि वो हमेशा अपने दिमाग में बात रखे कि वो अभिभावक है। क्योंकि बच्चा जब आपके बीच में आता है, आपके स्कूल में आ जाता है, अभिभावक उसको छोड़ के चले जाते हैं। बच्चा आपके बीच में रहता है, वो आप सुख में आपके साथ रहता है, रात दिन में आपके साथ रहता है। तो हर कष्ट में, हर सुख में आप प्रिंसिपल क्यों हैं? आप अभिभावक हैं। प्रिंसिपल आप 10 से 5 हो सकते हैं, क्लास टाइम में हो सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में उसके भोजन की व्यवस्था करने के लिए और उसके अन्य सुविधाओं की व्यवस्था के लिए आप अगर प्रिंसिपल की तरह जाकर के करेंगे, तो वो जो वैचारिक मतभेद होता है, जो नहीं कहना चाहिए मुझे, जो सामान्यतः देखने को मिलता है आवासीय विद्यालयों में, वो चाहे हमारे आपके आवासीय विद्यालय हो, चाहे क्या कहते हैं नवोदय विद्यालय के आवासीय विद्यालयों की एक बहुत खराब टेंडेंसी रही, जिसको आप सोच जानते हैं कि हमेशा प्रिंसिपल के अगेंस्ट ही बच्चे हड़ताल करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मैं 2007 से प्रिंसिपल हूं और आप लोग जानते हैं बहुत बढ़िया से, बहुत सारे लोग, स्पेशल जायसवाल जी अभी आप बोल के गए हैं आपके सामने। हाँ, बहुत सारे लोग जानते हैं, कहते भी हैं कि जो है क्या कहते हैं शुक्ला जी के खिलाफ बच्चे नहीं बोलते। तो ये ऐसा कहें आप कहते हैं शुक्ला जी के खिलाफ बच्चे नहीं बोलते, क्योंकि शुक्ला जी प्रिंसिपल स्कूल टाइम में अपने को मानते हैं, बाकी टाइम में बच्चे का अभिभावक मानते हैं अपने आप को। और जब उसके लिए व्यवस्था करते हैं, जब उसके लिए चाय की व्यवस्था करते हैं, जब उसके लिए दूध की व्यवस्था करते हैं, जब उसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, तो वैसे ही करते हैं या वैसे ही सोचते हैं जैसे हम घर में अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। और निश्चित रूप से मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, आप घर में एक छोटा सा जानवर पालते हैं ना, वो भी जब आप जाते हैं तो दौड़ता हुआ आपके पास आता है। क्यों? क्योंकि आप उससे प्रेम दिखाते हैं। और जब आप बच्चे के साथ प्रेम दिखाएंगे, अपना चरित्र ठीक रखेंगे, बहुत खराब नहीं बोलना चाहता मैं आपके माइक पर, जब आप उसकी दाल रोटी पे निगाह नहीं रखेंगे, जब आप देने की निगाह रखेंगे, बच्चा मेरे पास आता है तो हमारे पास से कुछ ले जाए। जब बच्चा आप डिसेबल्ड है आपके पास आता है तो उम्मीद है कि प्रिंसिपल साहब हमारी समस्या हल करेंगे। और जब आप उसकी समस्या को अपनी समस्या लेकर जोड़ेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कोई समस्या स्पेशल नहीं आएगी। और बाकी रही बात, आपको दिमाग, आपका माइंड मेकअप होना चाहिए। हॉस्टल में हम आप रहे या कोई और रहे, कुछ समस्याएं होती हैं। चूंकि बहुत सारे बच्चे, 100 बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं, 150 बच्चे आपके विद्यालय में आते हैं, तो 150 संस्कार लेकर आते हैं, 150 के साथ आते हैं, 150 सोच के साथ आते हैं, और 150 नेचर के साथ आते हैं। हो सकता है कि किसी के घर में तंबाकू खाना बहुत बुरा ना माना जाता हो सकता है किसी के बच्चे को पान मसाला खाना, उसको क्या कहते हैं जन्म परिवार से मिल गया हो। या मैं बहुत माइक पर हूं, बहुत सारे हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे ऐसे हॉस्टल के अवगुण हैं जो स्वाभाविक रूप से आवासीय में देखने को मिलता है। जब आप प्रिंसिपल की तरह उसको हल करने के लिए जाएंगे तो आपसे हल कभी नहीं होगा। यदि आप अभिभावक की तरह हल करने के लिए जाएंगे तो मैं दावे से कहता हूं कि कोई ऐसी समस्या नहीं है जो आपसे हल नहीं होगी, अच्छे से हल होगी। बच्चे के साथ आप बैठिए, बच्चे के साथ आप बात करिए। जब सख्ती करने की जरूरत है, मैं कभी कभी कहता हूं, मैं जितने प्रिंसिपलों को देखा हूं, हमारे चाहे संपर्क के रहो चाहे हमसे आगे पीछे रहे हो, सबसे ज्यादा अगर कोई टाइट किया है बच्चों को तो मैं ही टाइट किया हूं। लेकिन उसके बाद भी बच्चे मेरे कभी अगेंस्ट नहीं बोले। क्यों? क्योंकि जब उनको जरूरत पड़ी है और उनके साथ खड़े होने की आवश्यकता है, जब सबसे प्रेम करने की आवश्यकता है, तो वो भी मैं ही सबसे ज्यादा किया। और बच्चे जानते हैं प्रेम की भाषा पशु और पक्षी भी समझते हैं, तो मनुष्य है। और अवगुण होना ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि अवगुण होना सामान्य प्रक्रिया है, वो हम में भी है, वो आप में भी है, वो हर आदमी में होता है, उसी के साथ जीना है। तो इसलिए उस अवगुण को तुरंत आप बटन दबाएं, बच्चा पान मसाला खाता है, आप बटन दबाइए पान मसाला की समस्या हल हो जाए, ये होना नहीं है, ये नहीं होगा। आपका दिमाग सेट होना चाहिए, आप उसके नजदीक जाइए, धीरे धीरे करीब जाइए, उसको अपने पास कल्ले कल्ले लाइए,
भोजपुरी की भाषा में। तो जैसे जैसे आप उसके करीब जाते जाएंगे तब आप उसके जब नजदीक विश्वास में आ जाएंगे, तब जब उसको आप समझाएंगे कि नहीं ये अवगुण ठीक नहीं है, इससे तुम्हारी छवि खराब हो रही है, इससे हमारी छवि खराब हो रही है, इससे विद्यालय की छवि खराब हो रही है, तो बहुत आराम से बच्चा आपका साथ देगा और छोड़ देगा। और अगर हंटर से तय करना चाहेंगे आप, नहीं तय कर सकते हैं, क्योंकि 150 परिवारों से बच्चा आता है, 150 सोच के साथ आता है, बच्चों की अपनी समस्याएं होंगी। और नजरअंदाज करना, आप लोग जैसे सभी अध्यापक हैं या अध्यापक बनने की प्रक्रिया में इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक बात प्रश्न उठता था कभी कभी कि दंड आवश्यक है कि नहीं। हम कहते हैं दंड और पुरस्कार दोनों की जब हम बात करते हैं तो दोनों सही समय पर दिया जाना चाहिए। खाली दंड दिया जाएगा तब भी ठीक नहीं है, या खाली पुरस्कार दिया जाएगा तब भी ठीक नहीं। बच्चा, जैसे इस बार मैंने अपने विद्यालय की ही बात करें तो मैंने नारा दिया कि अब की बार 90 पार। किसी पार्टी का भी नारा हो सकता है, आपके सुनने में आएगा, लेकिन मैं हर तीसरे चौथे जब मैं प्रेयर में खड़ा होता था सुबह, तो बच्चों को उत्साहित करता था कि अब की 90% से ऊपर का रिजल्ट चाहिए बेटा, कोशिश करो। 88-87 तक बच्चे पहुंचे हैं, ठीक है नहीं पहुंच पाए, तो कुछ विषय होती हैं, संगीत में दिक्कत कर दिया, कहीं और दिक्कत कर हो गया, लेकिन ऐसे बहुत सारे विषय बच्चों के हैं जिसमें 94 से ऊपर अंक पाए हैं, 90 से ऊपर अंक पाए हैं। कोई भी एक विषय है जो डिस्टर्ब कर दिया और अंक कम हो गया। लेकिन अगर प्रयास किया जाए, कहने का मतलब है टीचर्स आपके साथ जुड़े हों, आपके बच्चे आपके साथ जुड़े हों, हमारी आपकी सोच पहली पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरे उन चीजों से बचना चाहिए जिस पर निगेटिविटी डेवलप होती है, और दूसरे सामने वाले को इग्नोर करने की भी आदत आप में हम में आनी चाहिए। अगर बच्चा गलती कर रहा है, हम जानते हैं कि बार बार गलती करता है, तो उस समय तुरंत तत्काल प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है कि नहीं, कि हमको आपको एकदम दिमाग माइंड सेट होना चाहिए, कब हमें प्रतिक्रिया देनी है और कब चुप रहना है, ये हमें आपको पता होना चाहिए। कब इग्नोर के फार्मूले का इस्तेमाल करना है और कब चढ़ के उससे बात करना है शक्ति के साथ, ये हमको आपको पता होना चाहिए। कभी कभी इग्नोर होना भी अच्छा तरीका है, इग्नोर करना भी बहुत अच्छा तरीका है और ये कारगर तरीका है। जैसे हम आप छोटे बच्चे के साथ करते हैं, आपको पढ़ाया गया होगा कि बच्चा बार बार गलती इसलिए करता है कि हमारे आपके साथ तो कंसल्टेशन चाहता है, तो कंसल्टेशन चाहता है, तो कभी कभी कंसल्टेशन अपना दे करके भी उसको अपने साथ दिया जा सकता है, और कभी कभी जब बार बार वही प्रक्रिया बच्चा दोहराता है तो हम ये भी फार्मूला इस्तेमाल करते हैं कि उस पर कंसल्टेशन हटा करके काम करते हैं, जिससे वो खुद ही आएगा आपके साथ जुड़ने के लिए कि सर हमें बताइए, हमें जो है ये है। क्योंकि वो जिस तरीके का प्रयोग कर रहा था उस तरीके पर आप जा ही नहीं रहे थे, तो मजबूरन उसे तरीका अपना बदल के आपके पास आना पड़ा। तो इसलिए 150 बच्चे, 200 बच्चे, 100 बच्चे हमारे आपके साथ हो, तो कैसे उनको डील किया जाए, कैसे वो होंगे, ये हमको आपको चयन करना है। बहुत अच्छा जगह है स्पेशल स्कूल, जहां बहुत सारे परिवार घरों से बच्चे आते हैं और मौका मिलता है उनके साथ काम करने का। और सबसे पहला तो नीड, हम पहली तो सोच यही कहेंगे कि हमारा आपका एटीट्यूड सोच होना ठीक होना चाहिए, वही सुधार, वही तरीका पहला तरीका है। प्रिंसिपल अगर हंटर लेकर खाली काम करेगा तो फिर नहीं व्यवस्था हो पाएगी, क्योंकि वो हम कह दिए ना कि आवासीय विद्यालय में अभिभावक 1 नंबर पर है, प्रिंसिपल 2 नंबर पे है। समान विद्यालय में जब हम आप पढ़ते थे तो प्रिंसिपल 1 नंबर पे था, अभिभावक 2 नंबर था। यहाँ बदल गया फार्मूला, यहाँ आप अभिभावक पहले नंबर पर है, प्रिंसिपल दूसरे नंबर पर है। और जब आप अभिभावक होंगे तो बच्चा वैसे ही आपको सम्मान देगा, वैसे ही आपके साथ बिहेव करेगा जैसे हम घर में अभिभावक होते हैं और हमारा बच्चा हमारे साथ करता है, डरता है। यही मूल मंत्र है। लोग कहते होंगे, लोग बहुत सारे तरीकों का प्रयोग करते हैं, यकीन रखिए बहुत दूर से, बहुत कम लोग हमको नजदीक से सुने होंगे या बहुत सारे बात सुने होंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मैं गवर्नमेंट ब्लाइंड स्कूल लखनऊ में आता हूं या किसी विद्यालय में जाता हूं, सबसे कम मैं बच्चों से जुड़ के रहता हूं। मैं अपने बहुत सारे भाई बंधुओं को देखता हूं जो बच्चे के कंधे पर हाथ धर के या कुछ बच्चों में गुटबाजी करा करके या कुछ बच्चों को अपने पास जोड़ करके कुछ बच्चों को अपने पास दूर करके ऐसे व्यवस्था चलाते हैं। मैं कहता हूं किसी फार्मूले का मैं इस्तेमाल नहीं करता। दूर से लोग कहते होंगे कि जो है शुक्ला जी, तो देखो भाई ये समाज की व्यवस्था है, समाज ऐसे ही कहता है। लेकिन जो मेरे बहुत करीब रहते हैं उनसे पूछिए तो जान जाएंगे, मैं कभी किसी बच्चे के साथ नहीं जुड़ के रहता, किसी बच्चे के साथ नहीं। मेरे पास 150 बच्चे हैं, कोई बच्चा मेरे साथ जुड़ के नहीं रहता। मैं दिन भर बैठता हूं, आज भी बैठा हूं, छुट्टी का दिन भी होगा तो मैं आपको बैठा मिलूंगा यार।
लेकिन आप कभी किसी बच्चे को मेरे पास नहीं पाएंगे, ना मेरे साथ किसी बच्चे को कभी चाय पीते पाएंगे, ना बच्चा क्या कहते हैं मैं बच्चे को बुला के चाय पिलाता हूं, ना वो कभी हमको साथ चाय पीता हुआ हमको पाएगा। फिर आप कहेंगे फिर इतना बढ़िया प्रेम क्यों है, बच्चे से जुड़ते नहीं, हम बच्चे को जोड़ते नहीं, फिर भी प्रेम। उसका कारण पता है क्या है, जो लोग नहीं कहते हैं, तो मैं बता देता हूं। उसका कारण है एक विश्वास है हमारा बच्चे के प्रति और बच्चे का हमारे प्रति, एक विश्वास डेवलप है कि बच्चा, जब मैं कैंपस में बैठा हूं, अपने ऑफिस में बैठा हूं, बच्चा समस्या लेकर आता है, तो मैं उस समस्या को बच्चे की समस्या नहीं समझता, कभी उस समस्या को अपनी समस्या समझता हूं। तब मैं उसकी कहता हूं ठीक है रुको तुम, अभी मैं दिखवाता हूं क्या मामला है। और तब उस समस्या को अगर उठ के मुझे व्यक्तिगत रूप से भी जाना पड़ता है, हॉस्टल जाना पड़े, उस बच्चे के पास जाना पड़े, अन्य बच्चों के पास जाना पड़े, तो मैं उसको व्यक्तिगत रूप से जाके देखता हूं। और जब मुझे कुछ जरूरत होती है तब मैं स्पेशली बच्चे को बुलवाता हूं, बच्चों की कमेटी है, बच्चों को बुलवाता हूं। मैं जब भी बुलाया बच्चों को बुलाया, कभी यहां सप्लायर को नहीं बुलाया, कभी सप्लायर की हिम्मत नहीं जो बच्चे के यहाँ राशन तेल देता होगा हमसे मिलने, ना हमको फोन करेगा, और जब कभी गलती से पूछ लेगा हमने कह दिया वार्डन से जाके मिलने। बच्चे को मेरे भरोसा है कि प्रिंसिपल हमारे मेरे सप्लायर से नहीं मिलते हैं। सप्लाई यही यही गड़बड़ी पैदा होती है जो आवासीय विद्यालय में भोजन है, आवासीय विद्यालय में राशन है, अरे भाई बच्चे का है ना, वो बच्चा तय करेगा क्या खाएगा, वो बच्चा तय करे उसे क्या चाहिए, हमसे क्या मतलब है उसका, होना भी नहीं चाहिए हमको। तब वो विश्वास, कहने का मतलब है कि बिना बच्चे से मिले, बिना बच्चे के नजदीक गए, बिना बच्चा रोज हमसे मिले के बाद भी हमारे और बच्चे के बीच में एक विश्वास डेवलप है, जो जानता है कि हम अपने प्रिंसिपल से कहेंगे तो हमारी समस्या हल हो जाएगी। और इसी विश्वास की जरूरत है। हम आप हैं जब किसी पर विश्वास करते हैं तो रोज नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ने पर बहुत कॉन्फिडेंस और भरोसे से कहते हैं अच्छा ठीक है हम कह देंगे ना तो हो जाएगा ये काम आपका, वो सुन लेंगे ये बात आपकी, जाइए हम कह रहे हैं, कहते हैं ना। क्या चीज है, विश्वास ही तो है हमारे आपके बीच में। वही हमारे आपके बच्चे के बीच में एक विश्वास डेवलप करने की जरूरत है। अगर हम स्पेशल एजुकेशन में है और हम सोच हमारी गंदी होगी कि ब्लाइंड है तो सुबेरे, विकलांग है तो सुबेरे मिल गया तो संध्या के मिल गया, ऐसी जब खराब एटीट्यूड लेकर के हम जब बच्चे के साथ जाएंगे तो हमारे उसके बीच में विश्वास डेवलप नहीं हो पाएगा। पहली कड़ी ही है विश्वास डेवलप। बच्चा कैंपस में रहे, जब आप निर्णय लेते हैं कोई रोड पे नहीं टहलेगा तो बच्चे के मन में नहीं आना चाहिए कि क्या कहते हैं हमारे प्रिंसिपल साहब तो जेल समझ लिए हम पर रोक लगा रहे हैं। उसके दिमाग में ये आना चाहिए कि आजकल रोड पर गाड़ियां बढ़ गई हैं, प्रिंसिपल साहब हमारे हित में चाहते हैं कि हम रोड पे न जाएं, प्रिंसिपल साहब हमारे हित में चाहते हैं कि हम रात के न टहलें, प्रिंसिपल साहब हमारे हित में चाहते हैं कि हम शाम के न टहलें, जिससे अंधेरे में ऐसा ना हो कि ट्रक वाला हमको न देख पाए, हम दृष्टिहीन क्या हमको दिक्कत हो जाए। ये उसके मन में जब भाव जाना चाहिए, ये उसके मन में भाव नहीं जाना चाहिए कभी भी किसी दशा में कि प्रिंसिपल साहब तो हमारे इसलिए रोक लगाते हैं कि हम जेल में बंद हैं। जैसे उसके दिमाग में ये बात बच्चे की आ जाएगी कि हम रोक इसलिए लगा रहे हैं कि जेल है, तो जहां दबाव बनता है वहां दबाव के प्रति अंगेष्ट प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक बात है, फिर मुर्दाबाद जिंदाबाद होगा। और कभी हमें विश्वास में लेने के लिए, फिर मैं कह रहा हूं कि अभिभावक हैं आप, इसलिए अगर आपको टीचर्स को भी बुला के बात करना पड़े किसी मुद्दे पर तो आपको टीचर्स को भी बुला के बात करना चाहिए। बच्चों को तो बहुत बड़ी बात है, बच्चे को तो आप अभिभावक ही हैं, जब शाम को उठिए तो बच्चे के साथ मिलके जाइए, बच्चे की समस्या पूछ के जाइए, बच्चे से पूछ लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, तब उसके बाद घर जाइए। और अगर घर अपने जाते हैं और आपको वहां से लगता है कि हमारे बच्चे को समस्या आ गई है तो आप आने के लिए सदैव रेडी रहिए। इसीलिए कहा जाता है कैंपस में रहिए, और अगर कैंपस में नहीं भी रहते तो सदैव तैयार रहिए। जिसकी पहली सोच हमें लगता है कि विश्वास के साथ शुरू होती है, पहली सोच हमारी आपकी सोच के पॉजिटिव सोच के साथ शुरू होती है। और निश्चित रूप से मैं बहुत भरोसे के साथ कहता हूं कि यही वजह है, हर जगह पॉलिटिक्स होती है, हमारे यहाँ भी होती है, स्वाभाविक बात है, मनुष्य के जीवन में पॉलिटिक्स अनिवार्य है। और हमको आपको ईश्वर ने बुद्धि देकर भेजा है तो कहीं भी लगेंगे तो दिमाग लगाएंगे ही, नहीं लगाएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी से लगाएंगे, झगड़ा लगाएंगे ना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, चलता है, होगा जरूर, तो ये वहां भी चलता है। लेकिन अगर आपके पास विश्वास है, बच्चा आप पर विश्वास करता है, आप बच्चे पर विश्वास करते हैं और आप मन से लगे हैं, मन से उसके साथ काम करते हैं, तो कोई पॉलिटिक्स काम नहीं करती, किसी का कोई दिमाग काम नहीं करता उसके आगे। इसलिए हम अंतिम में यही कहेंगे
कि हम लोग स्पेशल एजुकेशन से जुड़े हैं। पहली बात, बच्चे के साथ जब हम जुड़े, अच्छी सोच के साथ जुड़े, हमारी सोच बहुत अच्छी हो, निगेटिविटी दिमाग में 1% भी ना हो, और दूसरे साथ हम जिसके साथ जुड़े उसके साथ जो पहला डेवलपमेंट करें वो विश्वास डेवलपमेंट करें, विश्वास का विकास करें, वो हम पर विश्वास कर सके कि हाँ ये बात होगी, अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा होगा पक्का। और तीसरे, सदैव ये ना देखे कि हमारे लिए उसने क्या हुआ, हम क्या कर पाए अगले के लिए, इस सोच के साथ जाइए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत अच्छी जगह है, बहुत संभावना है आवासीय विद्यालयों में काम करने का, सेवा करने का, उनके साथ जुड़ के रहने का। शाम को 4 बजे अगर ऐसे सोच के जाएंगे कि 5 बज रहा है, नौकरी कर रहे हैं, छुट्टी हो गई, घरे चले, तो मजा नहीं आएगा। अगर 5 बजे आप अपने ऑफिस से निकलते हैं और पता लगा कि आपके बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, तो आप ऐसी सोच रखिए कि गाड़ी खड़ी करके चले जाइए, 2-2 हाथ उनके साथ खेल लीजिए। बच्चा जुड़ाव आपके साथ महसूस करेगा। आप दिन भर उससे नहीं मिलते, लेकिन शाम को उसके साथ खेल के थोड़ी देर खेल लिए, फिर गाड़ी उठाए घर गए, तो बच्चा आपके साथ जुड़ाव महसूस करेगा और बहुत कॉन्फिडेंस से आपकी अपनी बात रख पाएगा। मैं ऐसा नहीं है स्पेशल स्कूल, नॉर्मल स्कूलों में भी मैं नॉर्मल बच्चों के साथ, सीआरसी के साथ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा में ऐसा मौका मिला मुझे एक पेपर लेने का, 60, 65, 70 की क्लास सोशल स्टडी में पढ़ाया। और मैं सदैव दूसरे लोग भी कहे कि जो वही नौकरी करते हैं उनसे बच्चे उतना जुड़ के नहीं रहते जितना आपसे रहते हैं। इसलिए कि जब बच्चा मुझसे कहा, सामान्य बच्चा, तो उसकी समस्या में गुर्रा के नहीं तय किया, झल्ला के नहीं तय किया, कितना भी थका रहा, अगर वो पूछा तो आराम से उसकी बात सुना और कहा कि हाँ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो जुड़ा महसूस होगा। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को। और कोई सवाल हो तो आप बताइए, जो पूछ सकते हैं आप हमसे, आपको लगता है कि ये भी क्या कहते हैं सर को बताना चाहिए था इस मुद्दे। बहुत बढ़िया ढंग से सर आपने अपनी बात रखी। धरातली तौर पर क्या होना चाहिए, वह एक एक बिंदु किस तरीके से प्रैक्टिकल वे में लोगों तक पहुंचाया जाए, ये बात आपने रखी। अब जितने भी प्रतिभागी आज हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, अगर प्राचार्य के कार्य से, प्रधानाचार्य के कार्य से विद्यालय में किस तरीके का सुरक्षात्मक व्यवस्था, किस तरीके से विकासात्मक व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर कोई प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में अपना नाम, संस्थान का नाम लिख करके सर से प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न लिखे, पूछे, माइक अनम्यूट करके न पूछे, नहीं तो कई लोग एक साथ शुरू करते हैं। चैट बॉक्स में लिखिए, सर के सामने प्रश्न आएगा, सर उसका उत्तर देंगे चैट बॉक्स में। जिनका भी प्रश्न हो चैट बॉक्स में लिखें, नाम के साथ लिखें। अरे भाई पहले से लिखा है, मैं लिख रहा हूँ प्रेजेंटिंग अपनी नौबत के सभी ये शक्ति की प्राण। नमस्कार सोनिया जी, आप तो बढ़िया काम कर रही हैं। आपको और जायसवाल जी को क्या कहना है? आपके साथ तो काम, आप दोनों लोगों के साथ काम करने का मुझे वैसे भी मौका मिला है 2 साल। अच्छा अनुभव रहा मेरा आपके साथ काम करने का, आप सभी तीनों लोगों के साथ। सर, जैसा कि आपके प्रतिभागी जो है अधिकतम हमारे DED के छात्र हैं जी, तो कई बच्चे प्रश्न तो नहीं पूछ पा रहे हैं, लेकिन एक प्रियंका महेंद्रा जी ने पूछा है। सबसे पहले जितने भी वर्क्स हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि पहले बच्चों को समझिए, तभी टीचर बच्चों के साथ वर्क कर सकते हैं। ठीक, आपका सुझाव है, हम लोग स्वीकार करेंगे, वो तो है ही है। प्रश्न कोई हो, अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप सर के सामने रख सकते हैं। नागेश जी, वो तो मैंने बोल ही दिया कि 150 बच्चे आपके संपर्क में, तो 100 परिवार, 100 सोच, 100 संस्कार के साथ आते हैं। जी जी, बच्चे को हंटर से नहीं डील करिए, पहले उसको समझिए कि बच्चा क्या चाहता है, बात अपनी ही रखिए। मैं मेरी मानना है कि आपकी बात मानते हुए भी मैं कहूंगा कि हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसे कर लीजिए जी। जब भी आप बात रखिए तो बहुत वैसे रखिए बच्चे के साथ। कभी कभी होता है कि जैसे हम आप क्षेत्रीय लैंग्वेज में जो हमको आपको सामान्य शब्द लगता है, वही दूसरे क्षेत्रीय लैंग्वेज में जब जाते हैं तो बहुत खराब नजर से देखा जाता है, बहुत खराब शब्द के रूप में लिया जाता है।
तो इसलिए अगर ऐसा भी स्थिति आती है कि बच्चा कभी बोल दिया, कुछ ऐसे शब्द भी कभी बोल दिया जो हमको आपको लगता है कि एज ए टीचर, एज ए प्रिंसिपल तो बहुत खराब शब्द प्रयोग किया है। जैसे हम मेरठ, मेरे पोस्टिंग का मौका मिला, मैं मेरठ रहा, तो वहां तुम से बात ही शुरू करते थे, जो हमारे पूर्वांचल में बहुत सा सम्मान आपसे या और पूर्वांचल में तो रहुआ कह के करेंगे। वहीं पश्चिम में चले जाइए तो तुम और ऐसे शब्द शुरू करेंगे जो बहुत खराब लगेगा। लेकिन मैं कभी फील नहीं किया, हमारे सहयोगी कहते थे यहाँ बहुत गंदा बोलते हैं लोग। हमने कहा अच्छा बोलते हैं क्या, ध्यान नहीं दिया मैं। तो हमको आपके मानना चाहिए कि उनकी भाषा है, धीरे धीरे सुधारने का प्रयोग करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। जैसे हम कभी कभी आपसे बोलते हुए देखो जानबूझ के भोजपुरी का या क्षेत्रीय लैंग्वेज में बीच बीच में बोलते हैं, तो ये सामान्य सी बात है। इसको बहुत अच्छे से बिना वो अपना आपा खोए, अगर ऐसी स्थिति आती है तो अपने को संतुलित रखते हुए जवाब दीजिए। बच्चे ने लिखा है कम्युनिकेशन कैसे रख सकते हैं ब्लाइंड बच्चे से, एक बार गुरुजी बता दी जाए ताकि उन्हें कोई दिक्कत न हो। भाई हम आपसे दूर रहकर भी तो कम्युनिकेशन में है ना। हमारे जैसे मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले कि मैं बच्चों से और प्रिंसिपलों की मैं बात नहीं करता प्रदेश के, लेकिन मैं पर्सनली, आप हमको जानेंगे या जो हमारे साथ रेगुलर रहते हैं रोज 10 से 5, वो जानेंगे तो जानते हैं मैं बच्चों से नहीं मिलता हूँ, बच्चे मेरे पास नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे हम पर बहुत कॉन्फिडेंस रखता हूँ, मैं भी बच्चों पर बहुत कॉन्फिडेंस रखता हूँ। जब उनको जरूरत होती तो मेरे पास आ जाते हैं, हमको जरूरत होती तो मैं उनको बुला लेता हूँ, बच्चों को बुलाइए हाथ से, बताएं हमको क्या समस्या है। होता क्या है कि विश्वास ही हमारा माध्यम है, जो असली माध्यम हमारे आपके कम्युनिकेशन का है। बाकी उसके बीच में जब हम जाते हैं, इंडिविजुअली मिलते हैं, तो जो हम सहज भाव, जैसे हम आपसे मिलते हैं, आप हमसे मिलते हैं, तो कितना अच्छा लगता है जब हम समान हंसते हुए या मुस्कुराते हुए मिलते हैं। तो बच्चे से जब हम आप मिलते हैं किसी प्रकार का मोबाइल से या व्यक्तिगत रूप से कम्युनिकेशन में उसके नजदीक जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो ध्यान रखिए कोई ऐसी बात नहीं हो जानी चाहिए जो क्या कहते हैं हमारे उस पर संदेह पैदा करे, हमारे उसके बीच की दूरी डेवलप कर दे। कोई ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए, कोई ऐसा स्टार्टिंग में ही, वो चूंकि आपके नेचर से नहीं परिचित है, आपके हंसी के नहीं परिचित, आप मजाक के व्यवहार से नहीं परिचित है, इसलिए आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम सुनिए। अपनी बात खाली कह के चले आएंगे तो समझेगा कि हमारी तो सुने ही नहीं, अपनी बात कह के चले गए। आप सुनने गए हैं ना, जब उसके पास सुनने गए तो उसको कह लेने दीजिए। जब वो कह लेगा अपनी बात तो उसको तसल्ली हो जाएगी कि मैं अपनी बात पूरी कह लिया हूं। फिर आप अपनी बात समझाएंगे तो सुनने के लिए तैयार होगा, क्योंकि जब उसका घड़ा खाली हो गया रहेगा तब आप डालेंगे, तभी ना उसमें कुछ रखा जाएगा। आप पहले उसके दिमाग में कुछ भरा पड़ा है, आप अपन जबरदस्ती और भरने का प्रयास मत करिए, उसको खाली कर लेने दीजिए, उसको कह लेने दीजिए। जो अपनी बात पूरी कह लेगा आपसे, फिर अपनी बात कहेंगे तो उसके समझ में आएगा। इसलिए जब भी मिलिए तो सहज भाव से मिलिए। एक क्वेश्चन है, एक संस्था अध्यक्ष के रूप में कार्य करते समय संस्था के स्टाफ और बच्चों के साथ बेहतरीन समन्वय के आवश्यक गुण कौन से हैं? चंद्रभान द्विवेदी जी, जो मैंने आपसे कहा कि सबसे अच्छा गुण है कि आप सहज रहिए, सरल रहिए, आपके टीचर तक आपकी पकड़ हो, आपका टीचर आपके साथ जुड़ाव महसूस करता हो, वो महसूस करता हो कि हमारे प्रिंसिपल साहब हमारे कष्ट को महसूस करते हैं। आप अपने को, मैंने पहले कह दिया कि आवासीय विद्यालयों में, जुबली कॉलेज में हो सकता है और विद्यालयों में हो सकता है कि जब प्रिंसिपल क्या कहते हैं निकलता हो तो भगदड़ मच जाती हो, लोग अपने काम के ड्यूटी पे चले जाते हो। लेकिन आवासीय विद्यालय, जो विद्यालय है, वो प्रिंसिपल कम गार्जियन ज्यादा है। इसलिए पहला है कि आपका अध्यापक आपके साथ जुड़ाव महसूस करता हो। जब आप अपनी बात कहिए तो आपके अध्यापक के समझ में आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी को टाइट करने की जरूरत है तो पक्का टाइट किया जाना चाहिए। अगर वो गलती किया है तो दंड मिलना चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि हमें किस गलती का दंड मिल रहा है, जिससे वो अगली बार उस गलती को अवॉइड करे, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चा, और वो ये हमेशा जुड़ाव आपसे महसूस कर सके। किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेते समय आपके प्रिंसिपल के पास पावर है, वो आदेश कर सकता है कि आप ऐसे ऐसे करिए। उसके बावजूद भी आप उसको विश्वास में रखिए और बताइए कि ये काहे लिए ऐसा हो रहा है।
उसके सुझाव को सुनिए, करिए अपने मन की, कोई बात नहीं, आपको लगता है कि यही सही है, लेकिन उसको मौका, अपने अध्यापक को मीटिंग करके किसी बड़े मुद्दे पर उसको अपनी बात रखने का मौका दीजिए। अगर आप अपनी बात रखने का मौका देंगे, और या अगर आप अपनी बात रखेगा और आपको लगता है कि नहीं, आप जो सोच रहे हैं एक नजरिया सोच रहे हैं, जैसे हम आपको उदाहरण दें, हमने अपने टीचर्स की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि विद्यालय सुबह 7:30 से चलना चाहिए 8 से, जब सुबह का विद्यालय था, तो हमारे अधिकतर टीचर कहे कि नहीं 8 से चलना चाहिए। हमने कहा कि करेक्ट, आप 8 से करें, लेकिन मेरी एक समस्या हल कर दीजिए आप लोग, कहीं बताइए। हमने कहा कि 8 से आप आएंगे इसलिए कि आपको 7:30 8 बजे के स्कूल में आपको 7:30 पौने 8 आना है, 7:30 का विद्यालय है, तो आपको 7 बजे आना है, 7:15 बजे आना है, और उसके लिए 5 बजे उठना होगा। आपने एक तरफा देख लिया, आपने एक तरफा ऐसे देख लिया कि आपको एक तरफा आने में लेट हो रहा है, सुबह नाश्ता बनाने में लेट हो रहा है, इसलिए आपने सोचा कि 8 बजे स्कूल हो जाए तो हम आराम से आ जाएंगे। यही बात है। उन्होंने कहा, हमने कहा समस्या देखिए प्रिंसिपल की कहाँ है। जब हम आपको 8 बजे से बुलाएंगे तो निश्चित रूप से जो लंच होगा जाकर के वो 10 साढ़े 10 होगा। जब बच्चा भोजन करने के लिए जाएगा तो 10:30 11 बज चुके होंगे, और जो छोटा बच्चा 8 साल 9 साल का कक्षा 1 में हमारे पास है, वो कब जो है उतनी टाइम तक कैसे भूखा रहेगा। दूसरी समस्या, तीसरी समस्या, हमारा कर्मचारी सुबह 6 बजे आता है नाश्ता भोजन बनाने के लिए। जब हम 10:30 11 बजे का लंच करेंगे तो वो बर्तन मांजते, बर्तन साफ करते जाएगा तो 1 बज जाएगा, और फिर 4 बजे उसे सामने आना है। तो केवल एक अध्यापक के लिए अगर मैं सुबह से कर दूं, सुबह का स्कूल 7:30 से हम 8 कर दूं, तो पूरा मेरा लंच टाइम बढ़ जाता है, और जब लंच टाइम बढ़ता है तो उसकी समस्या बढ़ जाती है, कर्मचारियों की समस्या बढ़ जाती है, छोटे बच्चों की भोजन की समस्या बढ़ जाती है। तो टीचर के समझ में आया कि नहीं सर ठीक है, इतने लोगों से बढ़ने से अच्छा हम आ जाएंगे 7 बजे और टाइम पर ही रहने दीजिए। हमने कहा हाँ ठीक है। और ऐसे उसके टीचर के मन में रहता कि हमको परेशान करने के लिए प्रिंसिपल साहब 8 बजे नहीं कर रहे हैं, 7 बजे बुला रहे हैं, 7:30 से स्कूल में रखे हैं। तब उसके मन में जो आप और टीचर के बीच था वो विश्वास की कमी रहती। और जब वो आपकी समस्या जाना, और जब वो ऐसी कोई समस्या कहे जिसमें आपको लगता है कि जेन्युइन समस्या है उसकी, हम हल कर सकता हूं, तो आप उसके लिए तैयार रहिए। तब आप और आपके टीचर में ना मतभेद पैदा होगा, ना आप और आपके बच्चे में मतभेद पैदा होगा, बढ़िया से स्कूल चलेगा, आप भी स्वस्थ माहौल में रहेंगे, अध्यापक भी स्वस्थ माहौल में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोविड-19 के चलते छोटे बच्चों की पढ़ाई कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं, स्पेशली ब्रेल की बच्चों के इंटरेस्ट के साथ सीख सके। जिसने भी ये सवाल पूछा है कोविड-19 के लिए एकदम करंट सवाल है, लेकिन मैं समझता हूं कि छोटे बच्चों के लिए या बड़े बच्चों के लिए जो हमारे आपके फील्ड में बड़ी समस्या आ रही है वो गार्जियन सपोर्ट की आ रही है। और ये हमेशा हमको आपको जब पढ़ाया गया तो ये पढ़ाया गया कि गार्जियन मोटिवेशन करें हम आप, लेकिन अभी भी देखिए हमारे आपके साथ दिक्कत है कि हम सामान्य बच्चे के लिए तो 8,000 फीस CMS और LPC दे देंगे, लेकिन हम अपने डिसेबल्ड बच्चे के साथ जब नंबर आएगा तो उसको नहीं देंगे, उसको चाहते हैं फ्री कॉलेज नहीं पढ़े। ये गार्जियन की समस्या है। और जब तक गार्जियन इस समस्या को हल करके आप गार्जियन मोटिवेशन नहीं करके उसके साथ नहीं ले आएंगे, तब तक छोटी क्लास में मैं समझता हूं कि ऑनलाइन पढ़ा पाना बहुत टफ हाल है। बड़े बच्चे तो बहुत तेज हैं, उनके पास मोबाइल है, बच्चे मोबाइल चला लेते हैं, छात्र वेतन पाते हैं, उसमें पैसा बचता है, मोबाइल खरीदे हुए हैं। कभी कभी सरकार भी उनको ADP योजना और अन्य योजनाओं से मोबाइल दे देती है, NIVS देता है इस बड़े क्लास के लिए। लेकिन छोटे क्लास के लिए मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल काम है। और अभी तो मैं खुद छोटी क्लास को अब जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं। अभी तक मैं अप्रैल से केवल 6 से ऊपर की क्लास को ही जोड़ पाया था, नीचे क्लास का गार्जियन सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अभी हमने आदेश किया, अध्यापकों से चर्चा किया है कि अगर जरूरत पड़े तो क्यों ना हम बच्चों के घर जाएं और क्या कहते हैं उसमें मोटिवेशन करें कि वो अपने कुछ समय के लिए। इसीलिए हमने, जैसे हम आप ऑनलाइन चर्चा कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे लखनऊ के CMS और कुछ बड़े कॉलेज ऑनलाइन पढ़ाते हैं। हमने ऑनलाइन ना पढ़ाकर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर पढ़ाने का प्रयास किया। उसका एक बड़ा कारण ये था कि ऑनलाइन जब आप पढ़ाएंगे या तो रिकॉर्ड करे गार्जियन, या तो उसी समय बच्चा आपके पास रहे, सामने आमने रहे। और व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी पेरेंट्स को फुर्सत मिलेगी बच्चे को दे देगा, बच्चा विषय पढ़ लेगा। हम सवाल पूछे, होमवर्क दिए, बच्चा होमवर्क का जवाब दे देगा। लेकिन ब्रेल की जहां तक बात है तो बिना गार्जियन के सपोर्ट के छोटी क्लास में बड़ा मुश्किल काम है। और नागेश जी, मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर भी चर्चा होनी चाहिए। 1 से 5 कैसे बच्चे जुड़े, 1 से 5 तक, 3 क्लास तक के बच्चों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे ब्रेल सिखाया जाए। कब सवाल भी पूछा है, अच्छा सवाल है।
बिल्कुल सर, सही कहते हैं। यह विषय आज बहुत ओज के साथ बहुत त्वरित मामले पर और वर्तमान परिस्थिति में बिल्कुल सापेक्ष एकदम है। एक निशांत गौतम ने एक प्रश्न पूछा है, सर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो अपनी बात को टीचर से कह नहीं पाते हैं, उनके अंदर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत डर रहता है, उनका डर कैसे दूर किया जाए? नागेश जी, हमने पहले ही आपको सवाल इसका उत्तर अभी दिया है कि जब हम बच्चे से या टीचर से बात करें तो हमारे बीच में हंटर नहीं होना चाहिए, इतना सहज रहे कि टीचर हमसे आके अपनी बात कह सके। आप प्रिंसिपल हैं, आईएएस ना हो जाइए कि कमरा बंद रखिए, बाहर चौकीदार खड़ा रखिए और वो आ ना पाए। आपका अध्यापक अपनी समस्या लेकर आपके पास सहज ढंग से आ सके और आप सुनिए तो सहज ढंग से उसको सुनिए। बच्चा भी आपके पास आए तो आप सारा काम रोक करके कहिए, हाँ बेटा बताओ क्या दिक्कत है। मैंने पहले ही कह दिया कि आप प्रिंसिपल कम अध्यापक ज्यादा हैं, तो अभिभावक केवल बच्चों के मामले में नहीं, आप टीचर के भी मामले में बनिए और अपने टीचर को इतना सहज रखिए, सख्ती की जहां जरूरत है वो टाइम से लेट आए। मैं बहुत कॉन्फिडेंस में कहता हूं कि हमारे जब जहां भी मेरी पोस्टिंग रही है वहां टीचर, मैं अपने डायरेक्टर साहब से भी कहा था कि मैं सर 5-7 मिनट की बात नहीं कर सकता हूं, टीचर हमारा आता है। और जब भी कोई हमारे यहाँ अटेंडेंस विजिट हुई है, हमारा टीचर लगभग 100% टाइम से पाया गया है। मैं उसमें जो है सख्ती में विश्वास रखता हूँ और वो लेट आता है तो मैं क्रॉस लगाने में विश्वास रखता हूँ। बाकी उसकी जेन्युइन समस्या है तो मैं सरलता से सुनता हूँ और हल करने। वो कई दिन हमसे कहेगा कि आज मौसी का लड़का आ रहा है, हमें सर 2 घंटा पहले छुट्टी दे दीजिए, क्या मेरी अम्मा की तबीयत खराब है, आज हमें जल्दी जाना। कितनी बार कहेगा? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उसको तो मैं सुधारता ही नहीं, ये वाला मुद्दा नहीं सुधारता। मैं मुद्दा सुधारता हूं कि मेरा कहना है कि एक बाबू अगर रोज 1 घंटा लेट आए, आप लोग अध्यापक या तो हैं या तो अध्यापक बनने की लाइन में हैं, एकदम नोट बांध लीजिए जिंदगी में सफल होने का मूल मंत्र, और एक अध्यापक के लिए भी जीवन के लिए आवश्यक है। एक बाबू रोज 1 घंटा लेट आए तो वो 5 बजे जाने के बजाय 6 बजे जाएगा, अपना काम निपटा के चला जाएगा। लेकिन अगर एक अध्यापक रोज 1 घंटा लेट आए तो जो रोज उसका 40 मिनट की क्लास छूटेगी वो कब पढ़ाएगा मुझे ये बता दे, क्योंकि उसको तो घंटा अलाट है कि पहला घंटा उसे मैथ पढ़ाना है कक्षा 10 में, और रोज जो पहला घंटा लेट आएगा तो कक्षा 10 की तो मैथ कंटिन्यू छूटेगी, दूसरा पीरियड तो मिलेगा नहीं, 3:40 के बाद तो बच्चा फिर मिलेगा नहीं उसे मैथ पढ़ाने के। इसलिए अध्यापक को टाइम का पंक्चुअल होना ही चाहिए। क्लास मतलब 10 बजे तो 10 बजे उसे अपने क्लास में खड़े रहना चाहिए, उसको इस बात की छूट नहीं मिलनी चाहिए। अब अध्यापक सरलता से अपनी बात कह सके या बच्चा सरलता से अपनी बात कह सके तो आप इतना प्रेम उसके अपने बीच में डेवलप करिए कि वो अपनी बात आपसे सरलता से कह सके और सरलता से सुन सके। उसको एक पता होना चाहिए कि हम बकवास करेंगे तब डांट खाएंगे, नियमानुसार बात करेंगे तो हमारी बात सुनी जाएगी। ये केवल कम्युनिकेशन गैप में ही डरता है बच्चा। मैं कहा ना कि मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पढ़ाया, सीआरसी कई वर्षों तक लगातार पढ़ाया, सारे बच्चे बहुत सहज रहे मुझसे, जो किसी से नहीं कह पाए मुझसे आके कह दिए, ये ऐसे है। और मैं अगर बहुत परेशान रहा, बहुत टेलीफोन मेरे पास, मैं लोगों से मैं कहता हूं कि टेलीफोन मैं इरिटेट कभी होकर जवाब नहीं देता। 100 बार पूछें, एक ही बार मैं जवाब दूंगा, 100 बार। यानी आपके व्यवसाय में इरिटेशन जैसा कोई जगह है नहीं। आप कुर्सी पर बैठ करके या टीचर के कुर्सी बैठ करके या प्रिंसिपल के कुर्सी बैठ कर आपको इरिटेट नहीं होना है, वो अपनी समस्या लेकर आया है। मेरठ में था, मेरठ में मेरी पोस्टिंग थोड़े दिन रही, वहां हमसे पहले गौहर जी हैं, प्रोग्राम देखा करते थे। किसी दिन हमारे सामने किसी टीचर पर इरिटेट हो गए। बाद में मैंने उनको समझाया, हमने कहा गौहर जी प्रिंसिपल सुनने के लिए ही होता है, सुनने के लिए, और अध्यापक अपनी बात कहेगा उसे कहने दीजिए, सुनिए, हिम्मत रखिए सुनने की। और दूसरा मैं कहता हूं कि प्रिंसिपल कूड़ादान है, बड़ा खराब शब्द प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि उसके पास सभी लोग आते हैं, अपनी अपनी बात कहते हैं, कुछ अच्छी बात आती है, कुछ खराब बात आती है, तो एक कूड़ादान में उसको डालते जाइए, जो खराब बात है छोड़ते जाइए, कोई बात नहीं। अगला बताइए। इसलिए आपको धैर्यशील होना चाहिए जो आप में, और टाइम का पंक्चुअल होना चाहिए, और अध्यापक भी और बच्चा भी बात आपसे आसानी से कह पाएगा। अगर नहीं कह पा रहा है इसका मतलब है हम आप उसके साथ ढंग से जुड़ नहीं पाए हैं, आत्मीयता से जुड़ नहीं पाए हैं। हम अपने बच्चे के साथ घर में सख्ती नहीं करते हैं क्या? आप बताओ, करते हैं ना? सभी करते हैं, डांटते भी हैं, मारते भी हैं, फिर भी वो आत्मीयता हमारे साथ बच्चा दिखाता है, हम अपने बच्चे के साथ आत्मीयता दिखाते हैं, तो उसी आत्मीयता की आवश्यकता है। बच्चा आसानी से आपसे अपनी बात रख लेगा।
नागेश जी बताइए। बहुत बढ़िया सर आपने बताया। वो जो चर्चा अभी एक पॉइंट पहले चली थी, बिनती लाल जी ने पूछा या एक मरहबा शमसी करके बिटिया ने पूछा था कि क्लास 1, 2, 3 के जो विद्यार्थी हैं या छोटे क्लास के जो बच्चे हैं उनको हम लोग कैसे इस कोविड-19 में पढ़ाएं। तो सर ने जो मार्गदर्शन सुझाया है उसी मार्गदर्शन को हम लोग देखते हुए थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं यूं कहूंगा कि उसमें टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा प्रविष्ट कर लेते हैं और उससे उत्पादन जो आएगा वह बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। कैसे? देखिए, एनसीईआरटी का एक ऐप है ई पाठशाला। मेरे पढ़ाए जितने भी छात्र छात्रा इसमें जुड़े हैं उनके मोबाइल में कहीं न कहीं ई पाठशाला अपलोडेड होगा जरूर होगा। जितने भी सजग विद्यार्थी होंगे वो उससे परिचित होंगे। जो और भी हमारे संगी साथी हैं, गुरुजन के सामने कह रहा हूं, तो सभी के लिए बस ये उस प्रश्न के सापेक्ष बात कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं ई पाठशाला। उसमें कोविड-19 में जितनी भी ई बुक प्रोडक्शन करने वाली यूनिट थी, जिसमें RSBI लखनऊ भी है, सभी यूनिटों ने मिलकर क्लास फर्स्ट से क्लास 12 तक की 12वीं तक की रिकॉर्डिंग अपलोड की है। आपको ज्ञात होगा, आप भली प्रकार से परिचित होंगे। सर बहुत अच्छे तरीके से इस बात से अवेयर है कि रिकॉर्डिंग जो मिलती थी वह क्लास 9 से लेकर 12 तक की मिलती थी, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की मिलती थी। लेकिन अब क्लास फर्स्ट से लेकर और पोस्ट ग्रेजुएशन तक की रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो चुकी है। पहले 1 से 8 तक सरकारी बंदिशें थी, 1 से 8 तक हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं देते थे। अब वो रिकॉर्डिंग उपलब्ध हो चुकी है और आपको बड़े ही आनंद और बड़े ही उत्साह के साथ हमारे एक भाई ने पूछा था, चंद्रभान त्रिवेदी जी ने एक बड़ी अच्छी बात पूछी थी कि प्रधानाचार्य के क्रम में आपसे प्रश्न किया था सर, तो उस दौरान भी मैं ये बात बताऊं कि आजकल मैं आपका माइक थोड़ा उधर से डिस्टर्ब कर रहा है तो मैं म्यूट कर रहा हूं, फिर आप खोल लीजिएगा। आजकल एक समस्या ये आ रही है, ये मैं खुले मंच से कह रहा हूं सर, सभी से आदरित होकर, और थोड़ा कठोर शब्द है लेकिन कहना पड़ रहा है कि हमारे बच्चे टेक्नो फ्रेंडली ज्यादा है अनुपाते शिक्षक के। शिक्षक तकनीकी रूप से उतने सक्षम नहीं है जितने कि छात्र, और यह दृष्टिबाधिता के संदर्भ में 100% सत्य है। यहां तो यह प्रबलता के साथ है। अब हो क्या रहा है, कई अध्यापक ऐसे हैं जो विषय विशेषज्ञ हैं, अपने विषय को रखने के लिए उनमें बहुत प्रवीणताएं हैं, लेकिन अब समस्या है कंप्यूटर से उनकी जानकारी नहीं है। संस्कृत आती है, मैं उदाहरण ले रहा हूं सिर्फ, संस्कृत आती है लेकिन कंप्यूटर नहीं आता, हिंदी आती है लेकिन कंप्यूटर नहीं आता। अब उधर समस्या क्या आ रही है कि कंप्यूटर आता है लेकिन हिंदी नहीं आती, कंप्यूटर के हम प्रवीण हैं लेकिन विज्ञान नहीं आता, गणित नहीं आती या इतिहास के बारे में जानकारी नहीं। तो जिसको तकनीकी का ज्ञान उसको विषय का नहीं, और जिसको विषय का ज्ञान उसको तकनीकी का नहीं। ये लैक ऑफ एजुकेशन ये क्या कर रहा है, आज कोविड-19 में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, अध्यापक और स्टूडेंट में दूरी बना दिया। मैं शुक्ला सर आपके सामने यह बात बताऊं, हमारे सारे बच्चे इसमें हैं, हमारे आदरणीय गुरुजन लोग सब जुड़े हैं, आप हमारे गुरुजन हैं। जब कोविड-19 आया 22 मार्च को, जहां तक मेरी अगर याददाश्त ठीक ठाक है, तो 22 मार्च को पहला लगा था हम लोगों का वो जो प्रोटोकॉल लगाई गई हम लोगों के ऊपर के साथ। तत्पश्चात मीटिंग का दौर चला कि डीएड एसटीबीआई की क्लास को कैसे मैनेज किया जाएगा। 8 दिनों तक मैराथन बैठकें चलती रही, फोन से मामला चलता था।
1 जन से 2 जन से 4 जन से 5 जन से कॉन्फ्रेंसिंग चलती थी। किसी तरीके से एक रिजल्ट निकला कि हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे। अब ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे तो उसमें कई दिक्कतें थी, कई सेंटरों ने हाथ खड़े कर दिए या कई सेंटरों ने अपनी अपनी बातें बताई कि सेंटर तो खुल ही नहीं गए, तकनीकी का कोई उपकरण नहीं है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वहां जो शुक्ला सर ने उदाहरण दिया वो उदाहरण सबसे पहले सबके सामने आया कि सामान्यतया सबके मोबाइल में व्हाट्सएप है, और आज के जमाने में डीएसएस सीबीआई की बात कर रहा हूं उदाहरण के तौर पर, आज के जमाने में प्रत्येक व्यक्ति के पास व्हाट्सएप में कई ग्रुप है। सभी संस्थाध्यक्षों ने डीएड 17, 19, 18, 20 इत्यादि 19 21 करके अपने ग्रुप बनाए थे। उन ग्रुपों का संचालन शुरू हो गया। उनमें अपनी अपनी कक्षाएं लिखित तौर पर, पीडीएफ के तौर पर या प्रत्यक्षीकरण के तौर पर, हम इधर से प्रश्न करते थे, बच्चे उधर से उत्तर देते थे, बच्चे प्रश्न करते थे, हम इधर से उत्तर देते थे, वॉइस रिकॉर्डिंग जाती थी, लिखित जाता था। ये क्रम सीधे सीधे चला। तब तक जूम आया, जूम का प्रयोग चला। जूम में लिमिटेशन थी, शुरुआत में कुछ पैसे वैसे लगे, लाइसेंस लेना हुआ, और जो सबसे बड़ी बात आई वो फिर आकर के प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि जहां व्हाट्सएप तक पहुंच थी वहां जूम चलाना तो आ ही नहीं रहा था। जिसको क्लास चलानी थी उसी को नहीं आ रहा था, आगे सिखाना तो बातें छोड़ दीजिए। कई जगह सर ऐसी स्थिति हुई, ये मैं आपको धीरे धीरे मई लास्ट की बात बता रहा हूं, अभी व्हाट्सएप की क्लास चल रही है। मई लास्ट में बच्चे जूम में आईडी क्रिएट करके क्लास क्रिएट करते थे और अध्यापक उसमें जुड़ते थे और पूछते थे कि क्या मैं दिख रहा हूं, तो बच्चे कहते थे हाँ 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 सर बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, आप बिल्कुल दिख रहे हैं। मैं आपके सामने एक उदाहरण बता दूं, ये लैट्रिन का उदाहरण। इलाहाबाद के, मैं नाम नहीं लूंगा, ससम्मान बात कर रहा हूं, इलाहाबाद के एक बहुत पहुंचे हुए अध्यापक जो प्रवीण है, विद्वत है, ज्ञानी जन है, वो अपनी क्लास कर रहे थे, कोचिंग संस्थान की क्लास, और टेक्नोलॉजी से उनका थोड़ा परिचय कम था। अब तो धीरे 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 करके वो बहुत सशक्त हो गए हैं, सब साथ में सब काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है। कंप्यूटर सेट आगे रखा हुआ था, चल रहा था उसमें। इतने अड़बंगी बच्चे हैं, टेक्नो फ्रेंडली होने के बाद जो चलबलापन उनका होता है, उन्होंने कहा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, जबकि वो क्लियर आवाज थी। तो उन्होंने पूछा अच्छा बेटा बताओ कैसे आवाज क्लियर आएगी। बोले सर Alt F4 दबा दीजिए, आप अपने कीबोर्ड पर Alt F4 दबा के इंटर मार दीजिए। जैसे ही गुरुजी ने Alt F4 दबा के इंटर मारा, यह कोड होता है, शॉर्टकट की है, आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है। जैसे उन्होंने इंटर मारा उनका कंप्यूटर हो गया शट डाउन, गुरुजी खुद ही निकल गए ग्रुप से। अब बच्चे शुरू किए क्लास की मस्ती। घंटों के प्रयत्न के बाद गुरुजी को पता चला कि हम तो चेला जी हैं, गुरुजी तो आगे बैठे रहे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां रही। तो ऐसे निदान के लिए तकनीकी सक्षमता आवश्यक। मैं फिर से उसी प्रश्न पे आ जाता हूं। 1 से 3 तक के, जो बिटिया ने पूछा था प्रश्न उसके सापेक्ष बता रहा हूं। 1 से 3 तक के विद्यार्थियों के लिए, 1 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए, 9 तक के विद्यार्थियों के लिए बहुत सुंदर रिकॉर्डिंग है। ई पाठशाला पे छोटा सा ऐप है, 14-15 MB का है, सभी लोग चला सकते हैं डाउनलोड करके, और इतनी बेहतरीन रिकॉर्डिंग है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, कोई चाहे तो अभी उसकी रिकॉर्डिंग सुन के देख ले। इतनी सुंदर रिकॉर्डिंग की एक पुस्तक ऑन कर दीजिए तो आपको लगेगा कि ये पूरी हो जाए तभी से बंद करते हैं। इतना इतना अपनी तरफ आकर्षित करती है। अच्छा, तो अब इसमें एक प्रश्न खड़ा होगा जो हमारी बिटिया ने कहा कि उसमें तो रिकॉर्डिंग है, हमें तो वीडियो चाहिए ब्रेल सिखाने की। सर ने भी कहा कि अभिभावक से सहयोग चाहिए, सहयोग भी नहीं मिल पा रहा, अब क्या करें। तो अब मैं बड़े ही आदर के साथ में इस प्रकार रहा हूं कि स्कूल में विषय विशेषज्ञ को और टेक्नोलॉजी के ज्ञाता को, दोनों को एक स्थान पे लाया जाए। एक को तकनीकी का ज्ञान है, एक को विषय का ज्ञान है। छोटे छोटे विषय बिंदुओं की 2 मिनट की, 4 मिनट की छोटी छोटी वीडियो बनाई जाए। 5 MB की, 10 MB की, 15 MB की, या जितने भी MB की हो,
बना करके छोटी छोटी आ सिखाने की, ब सिखाने की, या जो भी आबा शदा या कुछ भी एग्जाम्पल के लिए ABCD कुछ भी ऐसे सिखाने की छोटी छोटी वीडियो बनाकर उन अभिभावकों तक भेजा जाए, उनको थोड़ा सक्षम किया जाए कैसे वो सीखें। कई जगह ये बातें आएंगी, हम अपने मोबाइल से वीडियो बनाते हैं तो 50 या 100 MB की बन जाती है। कई सॉफ्टवेयर आता है, काइन मास्टर या बहुत से सॉफ्टवेयर आते हैं, आपकी बड़ी वीडियो हो तो उसको कंप्रेस करके छोटा कर देता है। उस तरीके से आप वीडियो भेज सकते हैं, आसानी के साथ वहां पर सिखाया जा सकता है। जो प्रश्न था उसमें आप आसानी के साथ उसको हो सकता है। अब सर ने जो बताया उसका एक विद्यार्थियों के सापेक्ष में एक निष्कर्ष निकाल दूं, ज्यादा समय सर का नहीं लूंगा। सर ने पहले कहा कि हमें एक प्रधानाचार्य के रूप में होने से पहले अभिभावक के रूप में होना चाहिए, जिससे हम छात्रों के ज्यादा निकट हो सके, उनके दुख दर्द समझ सकें। दूसरा भाव सर ने बताया कि विद्यालय में रहते हुए परमार्थ का भाव रखें, स्वार्थ का भाव नहीं। हम कितना बन जाएंगे ये न चिंतन करें, हमारे द्वारा दूसरे कितना बनाए जाएंगे ये सोचा जाए। वैसे भी सर आप तो इस फील्ड के ज्ञाता है, लेकिन आपने जो पॉइंट दिया, जो कोट दिया, वह आप अवश्य ही वहीं से उठाए होंगे। स्वामी विवेकानंद जी का एक कथन है कि परमार्थ का साधन है शिक्षण। यहां स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं, और स्वार्थी जितने जल्दी यहां से गमन कर जाए उतने समाज का हित है। हम दूसरे के हित के लिए यहां आए हैं, और हमारा डिजाइनिंग जो हुई है वो दूसरे के लिए ही हुई है। इसी कारण से महापुरुषों ने कहा है अध्यापक बनाए नहीं जाते, वो जन्म लेते हैं। वो तो जन्मांध अध्यापक होते हैं जी, वो बनाए नहीं जाते, कोई फैक्ट्री थोड़ी नहीं। तो सर ने कहा परमार्थ का भाव, दूसरा। तीसरा कहा कि विश्वास रखे और विश्वास बनाए, बच्चों पर विश्वास रखे, वो अनुशासित रहेंगे, और विश्वास बनाए बच्चों पर, उनमें सकारात्मक माहौल बनाए। अगली बात सर ने बताई कि जब छोटी छोटी बातें हो या कोई बात हो तो तुरंत उस पर बहुत बड़ा एक्शन लेने से अच्छा है थोड़ी देर इग्नोर किया जाए, समय दिया जाए, क्योंकि समय देकर के बड़ी बड़ी चीजें निपटाई जाती है। पूर्वांचल की एक कहावत है, रोग न जाए भोग बिनु पाए। तो थोड़ा बहुत समय अगर हम दे दें तो समस्याएं अपने आप भी सुलझ जाती है। सर का ये निर्देशन रहा। फिर आगे सर ने कहा समय समय पर दंड और समय समय पर उत्साहवर्धन करते रहे। सर ने एक उदाहरण दिया, कई अध्यापक ऐसे होते हैं, प्रधान अध्यापक ऐसे होते हैं कि अपने ऑफिस से निकल गए तो सभी अपने ऑफिस में एकदम वरिष्ठ होके बैठ गए, सारे बच्चे ऐसे बैठ गए क्लास में कि जैसे बड़कवा सियार निकल आया हो, भयाक्रांत हो गए। बच्चे घर जाते हैं या स्कूल की घंटी लगती है तो गेट पास करने तक ब्रह्म बाबा सती माई को मनाते हैं, कैसे निकल पाते, यह पापी से जीव छूटक कौनो तरीके से। इस तरीके से नहीं, ये माहौल नहीं। उदाहरण है, ऐसा माहौल हो कि बच्चों का मन ही न करे क्लास से निकलने का। वो पूछे आज बड़ी जल्दी छुट्टी हो गई, अरे सर क्या हो गया, आज की क्लास इतनी जल्दी ओवर हो गई। अर्थात बच्चों में चाहुकता बढ़ाई जाए। फिर आपने कहा प्रतिक्रिया के समय का निर्धारण करें। बहुत बढ़िया सर, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कई लोगों में यह दोष देखा गया है, विशेषकर हम अपने छात्रों को संबोधित करते हुए कहेंगे आज आप ये सीख कर जाएं, अपने परिवार में, अपने घर में, अपने मित्र से, अपने संबंधी से कोई बात कहनी हो तो समय का इंतजार करें, प्रतिक्रिया तुरंत न दें, प्रतिक्रिया तुरंत न दें, समय देखें। समय आएगा तो अपने आप प्रतिक्रिया देती हुई चली जाएगी। उदाहरण था सर का, और सर ने उस उदाहरण की तरफ इंगित भी किया कि थोड़ा लोहे को गर्म किया जाए तब ना आकार पकड़ेगा। ऐसे सूखे लोहे पर पीटे पीटे तब तो प्राण चला जाए, स्वरूप ही न बनी। थोड़ा बेहतरीन अवसर की तलाश। तो छात्रों के भी विकास के लिए हमें समय का निर्धारण करना चाहिए, कब और कैसे, या कितना उन्हें टाइट करना है, कितना उनसे स्नेह करना है। अगली बात सर ने बताई कि एटीट्यूड पॉजिटिव हो। बिल्कुल सत्य सर, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे विद्यालय का मामला हो, चाहे आपसी संबंध का मामला हो या सामाजिक कार्य का मामला हो,
एटीट्यूड जिसका पॉजिटिव है, सही बात में वही मानव है। नकारात्मक एटीट्यूड हमें दानवता की तरफ, पशुता की तरफ ले जाता है। सभी को सुसंकित निगाह से देखना यह मनुष्यता नहीं, पशुता का लक्षण है। आपने बहुत बढ़िया कहा, एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो सारे काम पॉजिटिव होंगे। अगले क्रम में आपने कहा अगले ने हमारे लिए क्या किया यह महत्व नहीं रखता। आज की क्लास का सबसे बेहतरीन जो सर ने बताया था कि आप ये शिक्षा लेके जाइएगा, अगले ने क्या किया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने अगले के लिए क्या किया ये महत्वपूर्ण है। समाज ने हमें क्या दिया ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने समाज को क्या दिया ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आपके ये शब्द प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायी है, और आपको विश्वास दिलाता हूं, नरेश जी आपके बगल में बैठे हैं, आदरणीय भाई है, वो उदाहरण है, या दीपक सर हमसे जुड़े हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, सोनिया जी जुड़ी है, विद्वत जन जुड़े हैं, सब उदाहरण है जिस काल में सभी सेंटर इंक्लूड RSVI यह चिंतन कर रहे थे कि कैसे क्लास चलेगी, विद्यार्थियों तक कैसी बात पहुंचेगी। उस काल में एक कर अनेक सेंटर तक हम लोग इस DSCVI के परिवार को पहुंचा रहे थे। सर मैं बड़े गौरवान्वित भाव से आपको बताऊं, DSCVI के नाम से एक YouTube चैनल मैंने बनाया। मैंने क्या बनाया, आप लोगों के आशीर्वाद ने बनवाया। उस पर लगभग 600 वीडियो सिर्फ और सिर्फ डीएड को देख के पढ़े हैं, ऑडियो वीडियो की क्लासेस पढ़ी है, और 1 जुलाई के बाद से गूगल मीट की क्लासेस चालू हुई। प्रत्येक दिन लगभग 5-6 सेंटर के बच्चे जुड़ते हैं, और जिस दिन कोई लंबा वेबिनार होता है, तो अभी पिछले एक हम लोगों ने CBR का कराया था, उसमें सर्टिफिकेशन भी रखा था, तो 735 लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था 9 राज्यों से। और सभी का कहना था सर, प्रत्यक्ष सब मैसेज करके कहे हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप मटेरियल उपलब्ध कराइए, हमें वह स्वीकार्य है और उसको समझा जाए, सिखा जाए। इसी क्रम में मैंने आपसे निवेदन किया कि आपके भी सानिध्य मिले, आपका भी आशीर्वचन मिले, क्योंकि यह आप श्रेष्ठ जनों का ही कथन है कि बड़ों के आशीर्वाद के बगैर कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो हम लोग इसमें लगे हैं। अभी तक आज यह 36वां वेबिनार था। लगभग 20 से अधिक प्रोफेसर और लगभग 16 से अधिक विशेषज्ञ जो PhD धारक रहे हैं, उन्होंने हमारे बीच अपनी बातें रखी हैं। आज आपने जो गुरु मंत्र दिया है वह हमारे छात्रों के लिए बहुत बहुत उपयोगी होगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपसे हमारी यही निवेदन, यही प्रतिवेदन, यही निवेदनित क्रिया होगी कि आगे भी आपका अनुक्रम बना रहे। आगे भी अगर आपका समय बने तो आप विषय बिंदुओं पर हमें निर्देशित आदेशित करते रहें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम आपको। आपका माइक बंद है सर, आपका माइक बंद है। नागेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते एक सवाल मैं देखा कि ये भी अयोध्या ने पूछा है और कुछ बच्चों ने भी पूछा है कि सामान्य लोग इस फील्ड में नहीं आना चाहिए या आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते, कुछ इस तरह का सवाल है। तो मैं कह दूं कि ये फील्ड में जब आप आइए तो अच्छी सोच के साथ आइए, मैं फिर वही कहूंगा। और ये मानिए, मैं मानता हूं खुद की, मैं कहता भी हूं अपने मित्रों से, चंद कुमार जी मेरे साथ हैं, मेरे साथ पढ़े हैं, कि शायद ईश्वर चाहता था मैं इस फील्ड में आऊं। और जब आप इस फील्ड में आइए तो ये सोच के मत आइए, यही सोच के आइए कि ईश्वर चाहता है कि मैं इस फील्ड में आऊं, तभी आप अच्छे मन से काम कर पाएंगे, अच्छी सोच के साथ काम कर पाएंगे। इसलिए जब आइए तो अच्छी सोच के साथ इस फील्ड में आइए, और उनका स्वागत है इस फील्ड में जो अच्छी सोच के साथ आएंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी इस कार्यक्रम के लिए, पूरी आपके टीम को। अच्छा प्रयास रहा, बहुत सारे लोगों से जुड़ने का मौका मिला, और जो भी छोटा बहुत अनुभव रहा मैं कोशिश किया कि आपके साथ शेयर कर सकूं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद सर, सादर धन्यवाद।
अयोध्या नैब से यह प्रश्न आया था जिसपे सर ने अपनी बात रखी कि किस तरीके से, ये अमन पांडे ने पूछा था, सॉरी अयोध्या नैब से नहीं, अमन पांडे ने पूछा था कि इस फील्ड में आने के लिए सर ने बताया कि जो दोनों इसको चाहते हैं, दोनों जगह से नागेश जी दोनों लोग पूछे थे। जी जी। तो ये प्रश्न आया था, सर के ही शब्दों को बहुत बढ़िया सर ने बताया कि ईश्वर चाहता है तभी हम आते हैं। और दूसरी बात उसी में मैं बता दूं, पूरे मन से आना है तभी इस फील्ड में आइए, थोड़ा उधर थोड़ा उधर थोड़ा उधर ऐसा नहीं, पूरे मन से इस फील्ड में आइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको सादर प्रणाम। आज के सभी प्रतिभागी, हमारे बड़े भाई श्री दीपक जायसवाल जी, सोनिया मैम, अरविंद दत्त सर जी, उनको भी, हमारे भाई चंद्रभान जी, मोहताज की टीम को, हमारे सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक सर कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं सर, इस कार्यक्रम आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का, सभी आयोजक हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। मैं पहले दिन से कहते आया हूँ, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। सभी का धन्यवाद, सभी लेफ्ट कर सकते हैं। सादर प्रणाम सभी को, सादर प्रणाम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।